आज हम जानेंगे कैसे एडोल्फ हिटलर का बड़ा उदय और पतन हुआ और कैसे उनकी विचारधारा ने 20वीं सेंचुरी हिस्ट्री को बदल डाला। आर्थिक उथल-पुथल से लेकर टोटलिटेरियन रूल तक नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जर्मनी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था, तब नाजिज्म के बीज बोए गए थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने कठोर रेपरेशंस लगाए, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन और व्यापक गरीबी फैली। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में पदभार संभाला और कुछ ही महीनों में पूरी पावर अपने हाथों में ले ली। हम नाजी पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स, हिटलर की एम्बिशंस और इस रेजिम के ग्लोबल रिपरकशंस को उजागर करेंगे। इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक, उसके रूट्स और रेमिफिकेशंस को समझने के लिए बने रहेंगे। नाजिज्म ने एरियन रेशियल आइडियल, सख्त नेशनलिज्म और जोरदार प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया। यूपीएससी एस्पायरेंट्स और हिस्ट्री एंथुजियास्ट्स के लिए तैयार किए गए इस डिटेल्ड एनालिसिस में हमसे जुड़ें। इतिहास के चरम सीमाओं और आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये जानने के लिए तैयार रहें। नाजी पॉलिसीज़ ने ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया, इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन तक। उनमें ने एक मिलिटरिस्टिक टोटलिटेरियन स्टेट की स्थापना की। आइए नाजिज्म के एरा में गोता लगाएं और इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स और दूरगामी प्रभावों को समझें। नाजिज्म की अपील और असफलता को समझने से हमें आज डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के महत्व को समझने में मदद मिलती है। 1945 में ये रिजीम ध्वस्त हो गया, जर्मनी और यूरोप के बड़े हिस्से को बर्बाद करके। जर्मनी का वर्ल्ड वॉर वन में हार और उसके बाद का सख्त ट्रीटी ऑफ वर्साइज नाजिज्म के उदय का कारण बना। खराब अर्थव्यवस्था और नेशनल शराब ने गुस्से को और बढ़ाया और एक नए स्ट्रॉन्ग नेता की इच्छा जगाई। ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने बहुत सख्त सजा दी, जिसमें जर्मनी को भारी हर्जाना देना भी शामिल था। अरे देखिए, हिटलर का कारिश्मा और जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के वादे ने यूज प्योर जर्मनी में बहुत फेमस बना दिया। नाजी पार्टी ने जर्मनी की मुश्किलों का फायदा उठाया, उन्हें जॉब्स और नेशनल गौरव का वादा दिया। हिटलर 1920 में नाजी पार्टी में शामिल हुए और अपनी जबरदस्त भाषण कला और प्रोपेगेंडा से जल्दी ही नेता बन गए। हिटलर के धोखा और साजिश की कहानियों ने लोगों को प्रभावित किया, खासकर उनकी स्टैब इन द बैक वाली बात में, जिसमें उन्होंने नेताओं और अल्पसंख्यकों पर दोष लगाया। नाजिज्म का आकर्षण जर्मनी की बड़प्पन को वापस लाने और एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन शासन के नीचे एकता स्थापित करने पर आधारित था। स्टैब इन द बैक थ्योरी ने जर्मनी की वर्ल्ड वॉर वन में हार का जिम्मेदार जूस और सोशलिस्ट को ठहराया, जिससे यहूदी विरोधी भावनाएं भड़ोफम। 1933 में हिटलर को चांसलर बना दिया गया और कुछ ही महीनों में उसने सारे पॉलिटिकल विरोधियों को खत्म कर दिया और नाजी शासन स्थापित कर दिया। राइक्सटाग फायर डिक्री और इनेबलिंग एक्ट के थ्रू हिटलर ने लीगली प्यूरी पावर अपने हाथ में ले ली। 1933 के इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को बिना किसी रोक-टोक के शासन करने की अनुमति दी। वो पार्लियामेंट को बाईपास करके टोटलिटेरियन रूल लागू कर सकता था। वेमर रिपब्लिक को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की बचत को खत्म कर दिया और हर तरफ गरीबी फैल गई। पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिसमें कम्युनिस्ट और नाजीज भी शामिल थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यह एक ऐसा कैओटिक माहौल बन गया जहां रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत थी। नाजीज ने यूथ को टारगेट करने के लिए प्रोपेगेंडा का यूज किया। छोटी उम्र से ही उनके दिमाग में अपनी आइडियोलॉजी भरने लगे। उन्होंने विरोध को भी दबा दिया, किताबें जला दी और विरोधी आवाजों को चुप करा दिया। प्रोपेगेंडा, सप्रेशन और जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के वादों ने हिटलर की पावर को और मजबूत कर दिया और आने वाली बर्बरता के लिए स्टेज तैयार कर दिया। नाजीवाद का सबसे जरूरी उसूल था आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता, जिसमें हिटलर का सपना था अदमशुद्ध जर्मन नस्ल ऑफ यहूदी लोग, स्लाव और दूसरे समूह वेरे को निचले दर्जे का माना जाता था, जिससे सिस्टमैटिक भेदभाव शुरू हुआ। नाजी विचारधारा ने आर्यों को श्रेष्ठ बताया, जिसके ऑफरण नरसंहार की नीतियां बनी और लोगों को अलग थलग कर दिया। जैने थी नाजी प्रचार हर जगह फैल गया था और एक ऐसा समाज बनाया जहां हिटलर को सबसे बड़ा नेता या फ्यूहरर माना जाता था। मीडिया, स्कूल और सार्वजनिक जगवेरें पर हिटलर की तस्वीरें थीं, जिससे फ्यूहरर के प्रति अटूट वफादारी को बढ़ावा मिला। जोजुएट ऑफ गोएबल्स, हिटलर के प्रचार मंत्री, पूरे मीडिया को नियंत्रित करते थे ताकि नाजी विचारधारा फैलाई जा सके। ये शासन लेबेंसरॉम यानी रहने की जगह को बढ़ावा देता था, जिसका इस्तेमाल जर्मन इलाकों को बढ़ाने के लिए आक्रमणों को सही ठहराने के लिए किया जाता था। इस विस्तारवादी नीति के ऑफरण पूरे यूरोप में आक्रामक हमले हुए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
लेबेंसरॉम नाजियों की एक मुख्य नीति थी, जिसके अवर्ण पूर्वी यूरोप में लाखों लोग विस्थापित हुए और मारे गए। फ्यूहरर प्रिंसिप या नेतृत्व सिद्धांत के तहत हिटलर को हर मामले में सबसे बड़ा अधियोफरी माना जाता था। इस तानाशाही ढांचे में अधियोफरियों और नागरिकों से पूरी आज्ञा की मांग की जाती थी। फ्यूहरर प्रिंसिप ने हिटलर को औफंद्र में रखा। सभी राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य मामलों पर उनका अधिओफर था। हिटलर यूथ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो बच्चों को छोटी उम्र से ही नाजी विचारधारा सिखाता था। महिलाओं को भी प्रचार का निशाना बनाया जाता था। उन्हें एक आदर्श आर्यन मां बनने और युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। बुद्धिजीवियों और विरोध करने वालों को चुप करा दिया गया, ताकि नाजी शासन का कोई विरोध न कर सके। नाजी विचारधारा का प्रभाव बहुत गहरा था, जिसके औफरण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और वेरलोकॉस्ट हुआ। नाजीवाद हमें तानाशाही और नस्लीय घृणा के खतरों की याद दिलाता है। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि नाजी पॉलिसीज ने इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बेरोजगारी कम हो गई। 1936 तक जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स बढ़ गए थे। हिटलर का ऑटोबान प्रोजेक्ट और आर्म्स इंडस्ट्री ने जर्मन प्राइड को फिर से जगाया और लोगों को उम्मीद दी। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये फोर्स लेबर और मिलिट्री अग्रेशन पर निर्भर थी। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 आगे बढ़ता गया, जर्मनी को शॉर्टेजेस, राशनिंग और बहुत तेज इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। फोर्स्ड लेबर कैंप्स ने वॉर टाइम रिसोर्सेज सप्लाई किए, जहां लाखों लोग बहुत जुल्म सहते थे। इस बढ़ते हुए मिलिटराइजेशन ने जर्मनी को इंटरनेशनल ट्रेड से और अलग थलग कर दिया और वॉर टाइम हार्डशिप्स को और बढ़ा दिया। जिंदगी का हर पहलू वॉर एफर्ट के लिए हो गया, जिसका सिविलियन लाइफ पर गहरा असर पड़ा। 1943 तक जर्मन शहरों पर बहुत बमबारी हुई। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और चारों तरफ तबाही थी। कुछ समय के लिए मिले एडवांटेजेस भयानक डिसएडवांटेजेस, बड़े पैमाने पर फैली पीड़ा, शोषण और नरसंहार से कहीं कम थे। नाजी पॉलिसीज की मानवीय औफमत बहुत भयानक थी, क्योंकि लाखों लोग बेघर हुए, जेलों में डाले गए या मार दिए गए। औफले हॉलोकॉस्ट में ही 60 लाख यहूदियों की मौत हुई और कई दूसरे ग्रुप्स को भी निशाना बनाया गया। नाजी प्रोपागेंडा ने रिजीम की क्रूर पॉलिसीज को छुपाने में अहम भूमिका निभाई और अता और समृद्धि की झूठी तस्वीर पेश ऑफ। विंटर रिलीफ और स्ट्रेंथ थ्रू जॉय जैसे सोशल प्रोग्राम्स लोगों का समर्थन और वफादारी जीतने के लिए बनाए गए थे। हिटलर यूथ ने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी की शिक्षा दी, उन्हें रिजीम में भविष्य की भूमि फॉर्म के लिए तैयार किया। V2 रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने जर्मनी की साइंटिफिक ताकत छुए, लेकिन ये अक्सर अमानवीय तरीकों से हासिल की जाती थीं। बहुत से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स फोर्स्ड लेबर और अनैतिक एक्सपेरिमेंट्स पर निर्भर थे, जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। युद्ध के बाद जर्मनी को फिर से बिल्डिंग बनाने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और नाजी पॉलिसीज की असली औफमत का पता चला। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ने हुए अत्याचारों का औंदाफाश किया और नाजी लीडर्स को उनके जुर्मों की सजा दी। नाजी पॉलिसीज की यादें टोटलिटेरियनिज्म और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की याद दिलाती ईसन। आज जर्मनी अपनी आने वाली पीढ़ियों को नाजी ईरा की भयावहता के बारे में शिक्षित कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे अत्याचार फिर कभी न वेरे पॉज टू एस। नाजी जर्मनी के राइज और सस्टेनमेंट में एक क्रूशल एस्पेक्ट था उनका पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीन। जोसेफ गोेबल्स, जो मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा थे, उनवेरे ने एक ऐसा कैंपेन मास्टरमाइंड किया जो जर्मन लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस गया। रिजीम ने न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स, रेडियो और पोस्टर्स का यूज़ करके अपनी आइडियोलॉजी फैलाई और पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया। पॉज टू एस। प्रोपेगेंडा बड़े ही मेटिकुलसली तरीके से क्राफ्ट किया जाता था ताकि हिटलर को जर्मन पीपल के सेवियर के रूप में ग्लोरीफाई किया जा सके और साथ ही जूस और दूसरे परसीव्ड एनिमीज को डिह्यूमनाइज किया जा सके। ट्रायम्फ ऑफ द विल जैसी फिल्म्स ने ग्रैंडियोस नाजी रैलीज शोए, जिससे लोगों में यूनिटी और इनविंसिबिलिटी का फीलिंग पैदा हुआ। रेडियो ब्रॉडकास्ट्स के थ्रू हिटलर के स्पीचेस को फैलाया जाता था, जो मिलियंस तक पहुंचते थे और जर्मन होम्स में इन्फ्लुएंस का एक डायरेक्ट लाइन क्रिएट करते थे। पॉज टू एस। एजुकेशन भी एक क्रिटिकल टूल था। टेक्स्ट बुक्स को नाजी आइडियोलॉजीज के हिसाब से रीराइट किया गया और हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने यंग माइंड्स को इंडोक्ट्रिनेट किया, जिससे ये इंश्योर हो सके कि एक नई जनरेशन रिजीम के बिलीफ्स को आगे कैरी करेगी। प्रोपेगेंडा मशीन ने एक कंट्रोल्ड रियलिटी क्रिएट की, जहां डिसेंट करना लगभग इम्पॉसिबल था
और फ्यूरर के प्रति लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट थी। पॉज टू एस। हालांकि नाजी प्रोपेगेंडा का रीच जर्मनी के बाहर भी था, जिसका एम दूसरे नेशंस को इन्फ्लुएंस करना था और पूरी दुनिया में एंटी सेमिटिक और प्रो जर्मन सेंटिमेंट्स फैलाना था। इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस ने डिस्कॉर्ड बोया और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ले जाने वाले टेंशन्स को बढ़ावा दिया। पॉज टू एस। नाजी प्रोपेगेंडा की इफेक्टिवनेस को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये रिजीम की पावर को मेंटेन करने, ऑपोजिशन को सप्रेस करने और हॉलोकॉस्ट के दौरान किए गए एट्रॉसिटीज को जस्टिफाई करने में एक प्रमुख अप्रोच था। इस प्रोपेगेंडा मशीन के मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ये कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि कैसे एक ऐसा रिजीम राइज कर सका और इतने समय तक टिका रहा और ह्यूमन हिस्ट्री पर एक लास्टिंग स्कार छोड़ गया। पॉज टू एस। आगे बढ़ते हुए हम नाजिज्म के ऑफन क्रिएट हुए ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग कंट्रीज पर क्या हुआ और इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था। पॉज टू एस। हिटलर और नाजी जर्मनी का गिरना यह दुनिया के इतिहास का एक बड़ा ड्रामेटिक और अहम चैप्टर था। पॉज टू एस। जैसे जैसे अलाइड फोर्सेस वेस्ट से आगे बढ़ रहे थे और सोवियत ट्रूप्स ईस्ट से, एक वक्ती पे जो थर्ड राइश हारना मुश्किल लगता था वो बिखारने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ जैसे कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और डी डे इन्वेजन, ये इस जुंग में बदलाव लेने वाले पॉइंट्स थे। पॉज टूस। एलिस का आगे बढ़ते रहना और रेड आर्मी का बर्लिन की तरफ बढ़ना, यह नाजी जर्मनी की हार की निशानी थी। पॉज टू एस। जैसे जैसे हालत खराब होते गए, हिटलर का लीडरशिप भी और अनस्टेबल होता गया। वो काउंटर अटैक्स के लिए ऐसे आदेश देने लगा जो फॉलो करना इम्पॉसिबल थे और उसके अपने जनरल्स पे से भरोसा उठ गया। पॉज टू एस। नाजी रजीम की अंदर की हालत भी खराब होने लगी। बड़े बड़े ऑफिसर्स जो ये समझ रहे थे कि हार तो तय है, वो हिटलर से दूर होने लगे। कुछ ने तो हिटलर को मारने की साजिश तक रची ताकि सरेंडर करने के लिए बेहतर टर्म्स मिल सके। पॉज टू एस। इन सब में से सबसे फेमस कोशिश थी द 20th ऑफ जुलाई प्लॉट, जिसका नेता क्लाउस वॉन स्टॉफनबर्ग था, जो कि नाकाम रहा और इसकी वजह से जिन पे शक था उन पे बहुत सख्ती से क्रैकडाउन हुआ। पॉज टू एस। जैसे ही सोवियत फोर्सेस ने बर्लिन को घेर लिया, हिटलर अपने बंकर में चला गया, जहां उसने अपने आखिरी दिन गुजारे। द 30th ऑफ अप्रैल 1945 को जब हार साफ दिख रही थी, हिटलर ने खुदकुशी कर ली और इसके साथ ही उसका राज खत्म हो गया। पॉज टू एस। नाजी रेजिम ने ऑफिशियली द 8 ऑफ मई 1945 को सरेंडर कर दिया, जिसे विक्ट्री इन यूरोप डे के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ ही 6 साल की ये भयानक जंग खत्म हुई। पॉज टू एस। नाजी जर्मनी का गिरना सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे रेजिम की हार थी जो नफरत, अत्याचार और जेनोसाइड का प्रतीक बन गया था। पॉज टू एस। दुनिया को होलोकॉस्ट के डर से और इस जंग में गई लाखों जानों के नुकसान का सामना करना पड़ा। पॉज टू एस। आगे बढ़ते हुए हम ये सीखे कि नाजिज्म की वजह से दुनिया में क्या क्या दिक्कतें हैं और अलग अलग देशों पर किसका क्या असर हुआ और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या था। सुभाष चंद्र बोस, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे, वो ब्रिटिश राज से भारत को आज़ाद कराने के लिए दूसरे देशों से मदद लेना चाहते थे। अपनी इसी कोशिश में वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी पहुंच गए। 1941 में बोस जर्मनी पहुंचे और उनवेरे ने नाजी अफसरों से मुलाकात की। इनमें खुद एडोल्फ हिटलर भी शामिल था। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। इस बोस की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि फ्री इंडिया लीजन बना, जो कि इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और एक्सपेट्रिएट्स से मिलकर बना था। इस लीजन को एक्सेस पावर्स के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ना था। हालांकि इस लीजन ने बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ी, पर बोस का नाजी जर्मनी से हाथ मिलाना इस बात का सबूत है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी थी और इस दौरान कैसे अलग अलग देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। बोस और हिटलर का साथ आना आज भी इतिहास के पन्नों में एक विवादित अध्याय है, जो कि शोभता है कि उस समय कॉलोनियल रूल से आज़ादी पाने के लिए नेता कैसे कैसे रास्ते अपना रहे थे। अपने साथियों को लेकर हुए विवादों के बावजूद बोस को भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है और उनकी विरासत आज भी बहस और चर्चा को बढ़ावा देती है। अडोल्फ हिटलर के विचार इंडिया के बारे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग थे। वो इंडिया को ब्रिटिश राज के नज़रिए से देखते थे, जिसकी वो दाद भी देते थे और नफरत भी करते थे। एक तरफ हिटलर को ब्रिटिश एम्पायर का इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले देश पर राज करना बहुत पसंद था। उनका मानना था कि अंग्रेज एक सुपीरियर रेस एसन, जो लेस जोर लोगों पर राज करने में सक्षम एसन। दूसरी तरफ वो अंग्रेज़ों की इस बात के लिए आलोचना भी करते थे कि वो इंडिया में बढ़ते हुए आज़ादी के आंदोलनों को दबा नहीं पा रहे थे। वो जिसे अंग्रेज़ों की लेस जोरी मानते थे। हिटलर का भारतीय नेताओं से ज्यादा मेलजोल नहीं था। एक अपवाद था सुभाष चंद्र बोस।
एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो भारत की आजादी के लिए नाजी समर्थन चाहते थे। बोस 1900 में ईस में हिटलर से मिले थे, इस उम्मीद में कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में उनका साथ देंगे। लेकिन हिटलर को भारत की आजादी में कोई खास रुचि नहीं थी। हिटलर का मुख्य ध्यान यूरोप और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर ही औपंद्रित था। वो इंडिया को एक गौण मोर्चे के रूप में देखते थे, जो सिर्फ उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि वो अंग्रेजों को लेस जोर कर सोफ। जिसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और ब्रिटेन पर आर्थिक दबाव के औफरण भारत की आज़ादी की मांग तेज हो गई। अंततः युद्ध और नाजी जर्मनी के पतन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत में योगदान दिया। हिटलर के विचार और औफर्य भले ही भारत की आज़ादी के लिए औफंद्रीय न रहे वेरें, लेकिन युद्ध के व्यापक संदर्भ में उनकी भूमिका थी। हिटलर का नजरिया इंडिया के बारे में बिल्कुल ब्रिटिशर्स जैसा ही था। वो इंडिया को ब्रिटेन के राज का एक जरूरी हिस्सा समझता था। उसे यौफन नहीं था कि इंडिया खुद अपना राज चला पाएगा, इसलिए उसने बोस की बातों में ज्यादा रुचि नहीं छोड़ी। हिटलर नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में यौफन रखता था। वो इंडियंस को लेस्तर समझता था और मानता था कि वो खुद का राज करने लायक नहीं। इसन बोस के बहुत कोशिशों के बावजूद हिटलर का इंडिया को आजादी दिलाने का समर्थन बस एक चाल थी, सच्ची मदद नोट। नाजी रेजिम बोस के सपनों को अपने यूरोप के लक्ष्यों से लेस्टर समझते थे। हिटलर ने बोस का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो ब्रिटेन को लेस जोर करना चाहता था। इंडिया की मदद करना उसका मकसद नहीं था। हिटलर का इंडिया की आजादी के प्रति उदासीन रवैया होता है कि उसे गैर यूरोपीय देशों से कोई मतलब नहीं था। हिटलर उपनिवेशों को अपने यूरोपियन डोमिनेंस के लक्ष्य के लिए बेऑफर समझता था। नाजी विचारधारा ज्यादातर एशियन और अफ्रीकन देशों को नजरअंदाज करती थी। उनका ध्यान सिर्फ यूरोप पर था। इस कम समर्थन की वजह से बोस के सपने पूरे नहीं हो पाए और आईएनए भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया। अलग विचारधारा बनने के बावजूद बोस ने हार नहीं मानी। वो इंडिया की आजादी की लड़ाई में स्ट्रॉन्गी की मिसाल बने रिमेंड। बोस का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने का मिशन नाजी के इंडिया की आजादी के प्रति उदासीनता के चलते मुश्किलों से घिरा रिमेंड।
कुल मिलाकर हिटलर का इंडिया के प्रति नजरिया उपनिवेशवादी और नस्लवादी विचारधारा में जड़ा हुआ था। वो इंडिया को एक आज़ाद देश नहीं बल्कि ब्रिटेन को लेस्जोर करने का एक जरिया समझता था। सुभाष चंद्र बोस की कोशिशें बहादुरी से भरी वेरने के बावजूद इन विचारों की वजह से सफल नहीं हो पाईं। बोस की दृढ़ता और हौसला इंडिया की आज़ादी की लड़ाई का एक मजबूत प्रतीक है। इतिहास के इस उलझे हुए अध्याय के बारे में और जानने के लिए हमारी रेकमेंडेड रीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्री सी देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रिमेंडन और इतिहास को एक्सप्लोर करते रिमेंड। अप्रैल 1945 में जब सोवियत ड्यूटोना ने बर्लिन को घेर लिया तो हिटलर को अपनी हार का सामना करना पड़ा। अपने बंकर में बंद हिटलर को एहसास हुआ कि नाजी शासन का अंत नजदीक है। सोवियत ड्यूटोना ने अप्रैल 1945 में बर्लिन में प्रवेश किया, शहर को घेर लिया और जर्मनी की हार को मुहर लगा दी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी जान ले ली, जो नाजी युग के अंत का प्रतीक था। अपने आखिरी क्षणों में उसने नतीजों का सामना करने से इनऑफर करते हुए बचे हुए नाजी सिंबलों को नष्ट करने का आदेश दिया। हिटलर की आत्महत्या ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और नाजी अत्याचारों के औंधाफाश ने मानवाधिकारों के वैश्विक मानकों को नया रूप दिया। युद्ध के बाद आयोजित न्यूरनबर्ग ट्रायल ने युद्ध अवनादों और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ मुकदमा चलाने में नई मिसाल ऑफ। न्यूरनबर्ग ट्रायल ने नाजी नेताओं पर मुकदमा चलाया, मानवता के खिलाफ औनादों को दंडनीय औनाद के रूप में स्थापित किया। नाजी जर्मनी के पतन की विरासत अधीन ऑटोरिटेरियनिज्म और नफरत के खिलाफ एक कठोर चेतावनी है। इतिहास इस युग को मानवता के सबसे अंधेरे और सबसे लचीला क्षणों की याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से अवसर दिया, जिससे 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। नाजी जर्मनी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर किसी को हद से ज्यादा ताकत मिल जाए और उसे कोई रोके ना, तो क्या हो सकता है। इन बातों पर गौर करने से हमें डेमोक्रेसी, टॉलरेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन की अहमियत समझ आती है। WWEDU से हमें जो सीख मिली है वो आज भी इंटरनेशनल पीस और ह्यूमन राइट्स के पॉलिसीज को प्रभावित करती है। देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये जानो फ्री अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के फॉर।